हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेज का सामना किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जिससे उनका सिलेक्शन हुआ। तो आज हमारे साथ हरियाणा से पायल खंडेलवाल जी है। एट प्रेजेंट उदयपुर ये रहते हैं और इनका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो पायल जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो पायल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन से ईयर से कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस दौरान कौन कौन से एग्जाम्स दिए, उनमें कहाँ तक पहुँचे, ये बताइए। सर मैंने 2015 में सबसे पहले जब मैं राजस्थान में शिफ्ट हुई थी तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और वो मैंने मेरी फैमिली के कहने से की थी। वहाँ मेरा मन नहीं था क्योंकि जब मैंने इसका सिलेबस देखा, स्पेसिफिकली जो जीके पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस पेपर होता है, तो राजस्थान पार्ट मुझे बहुत टफ लगा और मुझे लगा कि शायद मैं आउटर स्टेट से हूँ तो इसे नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद रिजल्ट, क्योंकि मैंने अच्छे मन से नहीं किया था और मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया था, तो रिजल्ट ऑब्वियसली नेगेटिव ही रहा उसका। और फिर मैंने पैंडेमिक के टाइम पे सर एएसओ की भी तैयारी की थी, लेकिन वो तैयारी मैंने एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले की थी और वहाँ मैं कुछ मार्क्स से भी रही थी। फिर मैंने जून 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एबीएसटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी स्टार्ट की थी एंड वहाँ से मेरी तैयारी की जो जर्नी है स्टार्ट हुई है और सर मुझे यहाँ फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सक्सेस मिला। जो आपने फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का दिया था 2015 में, वो मैरिज से पहले दिया था? नहीं सर, मैरिज मैरिज के टाइम पे, मैरिज के बाद दिया था, 2-3 मंथ्स के बाद। ठीक है। तो स्टूडेंट, इन्होंने लगभग 2015 से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वैसे तो आप लोगों को लगेगा कि 9 इयर्स हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते रहते हैं कि मैं 5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप देखिए, रियल में देखिए कि ये 9 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखेंगे कि इन 9 सालों में अपन ने कितने दिन प्रिपरेशन किए, तो मुश्किल से 1 डेढ़ 2 साल ही आएगा। और इतना ही टाइम मैं मानता हूँ कि यदि आप 1 डेढ़ 2 साल मन लगा करके प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। और जिन एग्जाम्स में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके रीजंस भी इनको पता है। मैरिज से पहले हरियाणा रहते थे और फिर ये राजस्थान शिफ्ट हुए, फिर इन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला एग्जाम दिया। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान के बाहर के हैं, उनको लगता है कि राजस्थान जीके तो बहुत बड़ा है, उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, तो उस वजह से वो प्रिपरेशन नहीं करते या मन से नहीं कर पाते हैं। जबकि आप ये देखिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग तो कॉमन ही होती है। जीके में भी करंट अफेयर्स कॉमन होती है, जो पॉलिटी होती है वो भी 80% कॉमन होती है। राजस्थान वाला मैटर 20% होता है। केवल हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी ही पढ़नी होती है और मेन सिलेक्शन अपना कॉमर्स पोर्शन कराता है। और जब अपन राजस्थान में शिफ्ट ही हो गए, अपन ने डिसाइड ही कर लिया जॉब करनी है, तो अपन को करना तो पड़ेगा ही। दूसरी बात देखो, इन्होंने एएसओ का एग्जाम दिया तो उसका सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अपनी कॉमर्स वाली स्किल उसमें काम में ही नहीं आती है। फिर इन्होंने मेन 2 एग्जाम दिए, एपी एबीएसटी वाला और फर्स्ट ग्रेड वाला। एपी एबीएसटी में ये डीवी तक पहुंचे हैं, इंटरव्यू इनका हुआ है और कुछ ही मार्क्स की वजह से रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो पायल जी, एक तो ये बताइए कि जैसे आप जॉब भी करते हैं, कॉलेज में आप पढ़ाते हैं प्राइवेट कॉलेज में और साथ में हाउसवाइफ भी है, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना कठिन होता है और साथ में आप हाउसवाइफ भी है। तो जॉब कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बर्डन तो रहता ही है। और फिर जॉब पर जाने से पहले भी बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं, घर पर आकर भी करने पड़ते हैं। तो उसके साथ कैसे मैनेज करें, हाउसवाइफ वाले पॉइंट को थोड़ा डिटेल में लीजिए। सर मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी के पास 24 आवर होते हैं, लेकिन जिसको कुछ करना होता है तो उन्हीं वो 24 आवर्स में ही बहुत कुछ कर जाते हैं।
जैसे अगर मैं मेरा पॉइंट बताती हूँ तो जब मैं कॉलेज से घर आ रही होती थी, मीनवाइल जो टाइम होता था, या फिर जब मैं कुक कर रही होती थी, या फिर मैं खाना खा रही होती थी इवन, या मैं ब्रश भी कर रही होती थी, तभी भी मेरे माइंड में वही चीजें चल रही होती थी कि आज मैंने क्या पढ़ा है, और कौन कौन से पॉइंट्स मुझे लर्न है, और क्या चीज मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने देखा है। तो और अगर बर्निंग डिजायर है तो सर हो जाता है। और ऐसा कुछ रहा कि एग्ज़ाम से 2-3-4 महीने तक फैमिली ने आपसे कोई भी काम नहीं करवाया, केवल आपने लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी, केवल पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, ऐसा नहीं था। लाइब्रेरी मैंने जॉइन की थी। मैं कॉलेज से 2 बजे अराउंड आ जाती थी और 2 बजे सीधा मैं लाइब्रेरी जाती थी, और वहाँ से साढ़े 6-7 बजे के आस-पास आ जाती थी, और फिर मैं घर के काम करती थी, और फिर रात में शायद अगर मैं थकी नहीं होती थी तो मैं पढ़ लेती थी। तो डेली लगभग कितने आवर्स आप निकाल लेते थे स्टडी के लिए? सर अगर वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो शायद 6 घंटे हो जाते होंगे। लेकिन अगर हिडन पार्ट देखा जाए, क्योंकि मैंने बोला कि मैं कुकिंग करते टाइम भी ऑडियो सुन रही होती थी, वीडियो देख रही होती थी, या फिर तो वो 24 आवर ही मेरे माइंड में चल रहा होता था, कुछ ना कुछ। इवन नींद में भी मैं कई बार बहुत कॉन्शियस होती थी। तो स्टूडेंट ये वाले जो पॉइंट है कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, हाउसवाइफ हूँ तो प्रिपरेशन कैसे करें, ये पॉइंट्स हमने अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग तरीके से लिए हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे करना ही है। दूसरी बात, आपको जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है, मान लीजिए 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे, उसमें तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यदि आप जॉब वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं बस वगैरह में, तो उसमें रास्ते में पढ़िए। जॉब के दौरान भी आपको छोटा-छोटा टाइम मिलेगा। जॉब के दौरान ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 घंटा मिले, 1.5 घंटा मिले, आपको 10 मिनट मिल रही है, 5 मिनट मिल रही है, 15 मिनट मिल रही है, उसमें आप पढ़िए। चलते-चलते पढ़िए, खाना खाते हुए पढ़ सकते हैं। उनमें अपन को मैटर्स डिसाइड करना पड़ता है कि कौन-सा मैटर तो फ्री माइंड से पढ़ना है, कौन-सा मैटर अपन केवल ऑडियो सुनेंगे तो भी हो जाएगा, कौन-सा मैटर अपन रिवाइज़ कर रहे हैं तब हो जाएगा, उसमें अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है कंटिन्यूटी की, चाहे आप 2 घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रिपरेशन की तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करते थे। होता क्या है कि मतलब जो गर्ल्स स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैरिज के बाद, उनको लगता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी फैमिली ने ऐसे सपोर्ट किया होगा कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे, केवल पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो घर के काम है वो केवल फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हैं। हर काम के लिए आप सर्वेंट नहीं रख सकते हैं, तो काम करने ही पड़ते हैं, उसी के साथ मैनेज करना पड़ता है। तो पायल जी ये बताइए कि आप वैसे भी हरियाणा से रहे हैं, तो शुरुआत में जनरल पेपर डिफ़िकल्ट लगता था, तो वो धीरे-धीरे कैसे प्रिपेयर होता गया? आप इसमें बुक्स भी बता सकते हैं जनरल पेपर की, इंस्टीट्यूट्स भी बता सकते हैं, और कॉन्फिडेंस पहली बार में आ गया, नहीं आया, कितनी बार रिवीजन करना पड़ा, बुक से किया, खुद के नोट्स बनाए या वीडियोज़ बार-बार देखें? और उसके बाद भी आपको क्या लगता था कि जनरल पेपर कितना प्रिपेयर हुआ है, 50% हुआ है, 70% हुआ है, किन सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से किया, किन को कम अच्छे से किया? सर राजस्थान जीके टफ लगता था, नो डाउट। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, तो तब मेरे लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं था। और मैंने ओनली 2015 में ही कोचिंग ली थी, और उसके बाद मैंने, जब मैं 2023 में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही थी, सर तब मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। तब मैंने अपने जो सेल्फ नोट्स एंड बुक्स के थ्रू ही मैंने किया था। और एक दो और मेरे साथ में कलीग्स थे जो कि तैयारी कर रहे थे, तो हम कभी कभार डिस्कशन जरूर कर लेते थे, और वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही थी। एंड जो राजस्थान का एक सर नानक क्लासेस करके एक है, किस नाम जो से है? 15 नानक क्लासेस। नानक? यस सर, नानक क्लासेस है सर। 15 मिनट्स का रोज उनका राजस्थान जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आता है। एंड सर वो मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, और वहां से सर मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। जो टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स वो क्लियर हो गई थी सर। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं आई इस बार।
और अच्छे से हो गया था सर। और और कई बार जब मैं सर पढ़ रही थी तो मुझे कई बार ऐसा भी लग रहा होता था कि माइंड में नहीं जा रहा है, जिस मैं उसको रीड आउट ही कर रही हूँ और मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी तो वो चीज़ों के आंसर मैं इजीली कर लेती थी। जनरल पेपर में आपने सभी सब्जेक्ट किए हैं या कुछ सब्जेक्ट छोड़े हैं? और बुक्स वगैरह भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर मैंने सभी पेपर किए थे, सारे सब्जेक्ट्स किए थे मैंने। और सर बुक्स, मैं वहाँ बुक स्टोर पे गई और जो कंटेंट मुझे जिस बुक में अच्छा मिलता रहा तो मैंने उसको किया था। एंड जो जहाँ तक बात है राजस्थान, जैसे हिस्ट्री है सर, मैंने एक बाइंडर मुझे कहीं से मिला था, मेरी फ्रेंड ने दिया था उसका, वो कोई किसी पब्लिकेशन का नहीं था। तो वो बाइंडर से मुझे नोट्स बहुत अच्छे मिले थे, तो वहां से देख देख के मैंने नोट्स बनाए थे। और कुछ एक टॉपिक होते हैं जो आपको क्लियर नहीं होते हैं नोट से, तो उसके ज़रूर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे। और बाकी जहाँ-जहाँ से सर जो टॉपिक मुझे अच्छे लगते रहे, वहाँ से मैंने किए और उनके नोट्स बनाए थे। जनरल पेपर के लिए आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन करने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? वीडियो क्लासेज, नोट्स या एमसीक्यूज, किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए जनरल पेपर में? सर वीडियो क्लासेस बहुत टाइम टेकिंग होता है और हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि हम इतने सारे वीडियोस, मतलब मेरी पर्सनली अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि मैं इतने वीडियोस देख पाऊँ, सुन पाऊँ, और मेरे पास में टाइम भी नहीं था। तो सर मैंने बुक से ही किया था। और मतलब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊँ तो सेल्फ स्टडी है वो बहुत बेटर रहता है। एंड उसके सेल्फ स्टडी के बाद में हमें एमसीक्यूज तो जितना हम करें उतना ही बेटर है, क्योंकि इससे हमें एग्जामिनर का जो पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को सेट कर सकता है वो आता है सर। और जनरल पेपर के लिए और कोई बुक्स वगैरह यदि आप बताना चाहें तो? सर मैंने जैसे स्कूल मैनेजमेंट है वो मैंने नाथ पब्लिकेशन की ली थी। एंड जैसे हिस्ट्री है सर, मैंने आपको बताया कि मुझे नोट्स कहीं से मिल गए थे। आर्ट्स एंड कल्चर है वो सर, मैंने स्प्रिंग बोर्ड्स की नोट्स मुझे मिल गए थे कहीं से। और हाँ, स्प्रिंग बोर्ड्स के सर मुझे वीडियो भी मिले थे, तो वो भी मैंने कुछ कुछ कहीं कहीं देखे थे। एंड एक सर मैंने राठी पब्लिकेशन की एमसीक्यू की बुक भी ली थी। तो ऐसे कहीं-कहीं से इकट्ठा करके सर मैंने किया था तैयार। जहाँ से मुझे अच्छा मिलता गया वहाँ से सर मैंने लिया। तो स्टूडेंट जनरल पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है। इंटरव्यू वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता पाएँ। तो देखिए कंक्लूजन ये है कि जनरल पेपर में पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि कौन टीचर अच्छा करवा रहा है, कौन टीचर कम अच्छा करवा रहा है। मैथ और रीजनिंग को यदि अपन छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट में ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। जनरल पेपर के लिए आप जितने फेमस टीचर के पास जाएंगे वो उतना लंबा खींचेगा। बताने के लिए चीज़ें उतनी ही हैं, बस जो फेमस टीचर है जिनका नाम है वो उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देते हैं इधर उधर की बातें करके, कहानियां सुनाकर, और भी कुछ भी नहीं होता है। तो आप किसी भी बुक को फॉलो कीजिए, एक बुक रख लीजिए एक सब्जेक्ट की, और साथ में एमसीक्यूज कीजिए। पहली बार में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए। और यदि आप 50-60% पर भी पहुंच रहे हैं जनरल पेपर में, बहुत अच्छा है। मेन सिलेक्शन आपका कॉमर्स पोर्शन करवाएगा। जनरल पेपर में उस तरीके से कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाएगा। एक और मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन स्टूडेंट्स ने नाम बता दिया कि स्प्रिंग बोर्ड या कोई भी नाम बता दिया। अब स्टूडेंट जाकर के सर्च करेगा कि स्प्रिंग बोर्ड पर फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है या नहीं है। तो स्टूडेंट ये गलती कभी भी ना करें, आप सब्जेक्ट पकड़ें। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, अब आप ये मत देखो कि वो टीचर किसके लिए करवा रहा है, यदि वो सेम लेवल का एग्जाम है, ये नहीं कि एग्जाम का लेवल ही एंटायरली डिफरेंट है तब तो बातें लगे। वरना आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ये मत देखो कि उसने ग्राम सेवक के लिए करवाया है, पटवारी के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, उससे आप कर लीजिए। इन्होंने एक बार कोचिंग ली थी, फिर एपी एबीएसटी में भी इन्होंने वही पढ़ा है, एएसओ में भी वही पढ़ा, इस वाले एग्जाम में भी यही पढ़ा इन्होंने। तो पायल जी ये बताइए कि लाइफ में कभी डिमोटिवेशन फील हुआ क्या, कि बाकी फ्रेंड्स वगैरह की जॉब लग गई, अपनी जॉब नहीं लगी, अपन नहीं कर पाए, या फिर खुद को कैसे मोटिवेट रखा, किस पर्सन ने, किस चीज ने मोटिवेट किया? सर
जैसे 2 आपको मैंने बताया कि मैंने 2 एग्ज़ाम पहले दिए थे 15 एंड जो पैंडेमिक के टाइम पे शायद अराउंड 2022 में। तब वहाँ मैं डीमोटिवेटेड नहीं हुई थी क्योंकि मुझे खुद को पता था कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। लेकिन जब मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी और क्योंकि वहाँ मैं बहुत मन लगा के कर रही थी और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं कि आप बहुत किसी दिन बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे कि आप क्लियर कर देंगे और कभी आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा है और ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है और सब फैमिली मेंबर्स हैं, सबने सपोर्ट किया एंड मैं अपने ब्रदर से बहुत बात किया करती थी इस मैटर में दो वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दिया करता था कि जहाँ ऐसा लगता था कि हाँ सही है हमें कोशिश करते रहना चाहिए मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने कॉन्टिन्यूअसली मुझे सपोर्ट करा है और सर सभी फैमिली मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट करा है ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे कुछ कारणस होते हैं, कुछ मिस्टेक्स होती है जो अपन करते रहते हैं। उन मिस्टेक्स को दूर कीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और कभी भी यदि आप एग्ज़ाम में रह जाते हैं तो इस तरीके से मत लीजिए कि हम तो रह गए। इवन कुछ स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में आते हैं, वो यदि डीवी में रह गए तो उनको इतनी ज़्यादा शर्म आती है कि हम तो रह गए, हम तो बर्बाद हो गए। डीवी तक पहुंचने का ये मतलब है कि आप बिल्कुल किनारे पर हैं और अगला एग्जाम आप देंगे तो सबसे पहले आपका ही सिलेक्शन होगा। डीवी तक पहुंचने का मतलब आपने लगभग 98% बच्चों को पीछे छोड़ा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन ये है कि पायल जी ने फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक एमसीक्यू बुक बनाई है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और एक तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि पायल जी का तो अभी सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, अभी ये तो स्टूडेंट ही थे तो इनकी बुक क्यों ले। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे देता हूँ कि बुक इन्होंने अकेले नहीं बनाई है, इनके कलीग्स हैं उनके साथ बनाई है। दूसरी बात, ये काफ़ी सालों से कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पर बनाई है। और पायल जी आप और कुछ बताना चाहें बुक के बारे में? जी सर हमने एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनाया है एंड सर वो बेसिकली हार्ड कॉपी हम इसलिए देना चाह रहे थे क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट का अभाव है मार्केट में क्योंकि अगर हम मोबाइल में देखने लग जाते हैं कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह लेने लग जाते हैं तो हम डाइवर्टेड हो जाते हैं एज अ स्टूडेंट तो मुझे वो डाइवर्जन नहीं चाहिए था तो वैसी कुछ बुक्स वगैरह मुझे बहुत कम मिली इसीलिए मुझे लगा कि शायद किसी को हेल्प हो सकता है मेरे इस स्टेप से एंड मेरा जो मतलब मुझे जिसने गाइड किया वो है आर एस विनोद टेलर सर वो आर एस सी एस हैं एंड 17 से 18 ईयर का उन्हें इस फील्ड में बुक राइटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है एंड मेरे एक को ऑथर और हैं डॉक्टर किरण शर्मा एंड वो भी एमबीए पीएचडी नेट है तो वो भी काफी टाइम का उनका कॉलेज एक्सपीरियंस है तो हम लोगों ने साथ में मिलके इस बुक को बनाया है शायद स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा तो स्टोर पर आपकी बुक लेने के लिए क्या बोलना पड़ेगा जब आपकी बुक मिलेगी? नाथ पब्लिकेशन की कॉमर्स टेस्ट सीरीज ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है सर ठीक है। तो स्टूडेंट यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की वेबसाइट से मंगवा सकते हैं और ऑफलाइन में भी आपको मिल जाएगी स्टोर्स पर, नाथ पब्लिकेशन की है। और ऑथर का नाम आप पायल खंडेलवाल बताएंगे तो मिल जाएगी, हिंदी मीडियम और एमसीक्यू बुक है। और ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो इनको पता है कि कौन से कॉमर्स के क्वेश्चन अच्छे हैं कौन से नहीं हैं, उन सभी का इन्होंने संकलन किया है। पायल जी, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा, या क्या आप सजेशन देंगे फ्यूचर के लिए? सर सीएमजे के बारे में मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला वहाँ छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह आते रहते थे एंड एमसीक्यूज का लेवल बहुत अच्छा हुआ करता था यानी कि मैं इतने टाइम से टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग फील्ड में हूँ लेकिन कभी कभी मेरे भी जो क्वेश्चंस जो आंसर मैं देती थी वो गलत हो जाते थे एंड जब मैंने फिर मैं टेलीग्राम से जुड़ी आपके और अभी भी मैं हूँ आपकी टेलीग्राम की मेंबर्स हूँ और वहाँ जो क्वेश्चन का लेवल है सर वो बहुत अच्छा होता है
तो सर नो डाउट बच्चों को ये सॉल्व करना चाहिए। जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या कम अच्छा लगा? कुछ सजेशन वगैरह देना चाहेंगे या क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगा? सर टाइम पे सब स्टडी मटेरियल हमें मिल रहा है एज पर प्रॉमिस। सारी जो मतलब वीडियोस वगैरह लेक्चर की वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, तो ये चीज बेस्ट पार्ट है एंड रीजनेबल प्राइस में और मेनली दिस। कुछ सजेशन वगैरह? सर कुछ बोथ कम मीडियम अच्छा ठीक लगा है, हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ परफेक्ट। अभी हाल फिलहाल तो सर सब ठीक परफेक्ट है। ठीक है। स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन होता है आप देखते होंगे हर इंटरव्यू में मैं 3, 4, 5 बार पूछता हूँ। तो पायल जी, हमारा लास्ट ये है कि कोई स्टूडेंट है, उसने अभी तक कोई कॉमर्स कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया, केवल बीकॉम एमकॉम किया है या सीएस वगैरह फील्ड से था, पहली बार कंपटीशन वाली लाइन में आ रहा है, तो कैसे तैयारी करें, क्या सावधानियां रखें, क्या फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे? जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहले तो उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनकी स्टार्टिंग ही ऐसे होनी चाहिए कि हम ये कर लेंगे, ना कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि ये मुझसे नहीं होगा। फैमिली प्रेशर में नहीं होना चाहिए आपका खुद का। जब इनर वॉइस आती है तो तभी आप इसे स्टार्ट करें, और जब आप इसे स्टार्ट करें तो बिल्कुल अपना 100% दें। एंड हार्ड वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और आपको लगेगा बहुत सारी हर्डल्स आ रही है, चाहे वो फैमिली की तरफ से कई बार हो जाता है, मतलब अनफेवरेबल इवेंट हो जाते हैं, या फिर जैसे जॉब की वजह से भी हो सकता है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। बट कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो प्रैक्टिस प्लस एमसीक्यू सॉल्व की जो अप्रोच है वो प्लीज आप बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, इन्होंने 6-7 पॉइंट बताए, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन। आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, मुझे ये जॉब चाहिए ही। आप इस तरीके से एग्जाम देने नहीं जा सकते कि मैं तो एग्जाम देकर देखना चाहता था, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। कुछ बच्चे रह जाते हैं, फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे कह देते हैं कि मैंने तो तैयारी नहीं की, मैं तो एग्जाम बस देखने के लिए गया था। अगर ये एटीट्यूड रखेंगे तो वैसे ही आपकी प्रिपरेशन होगी। तो डिटर्मिनेशन जरूरी है। दूसरी बात, उसमें आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एग्जाम देना भी चाहते हैं और 100% भी नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ नए स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कुछ शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, कोई हमें लिमिटेड नोट्स दे दें, हम केवल ये 1000 एमसीक्यूज कर जाएंगे, इनसे सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद भी अलग अलग टाइप के हर्डल्स आएंगे। फैमिली की वजह से हो सकता है, कुछ पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एग्ज़ाम डिले हो जाए, नोटिफिकेशन नहीं आए, वैकेंसी कैंसिल हो जाए, एग्ज़ाम फिर से हो जाए, बहुत सारे हर्डल आएंगे। वहाँ पर आपको मोटिवेशन रखना पड़ेगा। अगली ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, आपको रखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम है, आपको पता है कि 7-8 महीने बाद में एग्ज़ाम है, अब तक आप आराम से सो रहे हैं और फिर लास्ट के 1 महीने में जागते हैं। रिवीजन आपको बार बार करना है, एमसीक्यू से प्रैक्टिस कीजिए। बस यही तरीके हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है शिव खेड़ा जी, तो उनका एक कोट है कि जो विनर्स है वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप में एप्टीट्यूड भले ही कम हो, लेकिन आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डोंट वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छा वीडियो था। ऐसे वीडियोज हम बनाते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो पायल जी, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।